नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं बड़ा हो रहा था 1980 के दशक में, 1984-85 की बात होगी, मेरा घर जो रानीखेत में था, वहाँ जन आंदोलनकारियों और जन सरोकारों से जुड़े लोगों का जमावड़ा रहता था। आज मैं सोचता हूँ कि जितने भी सामाजिक सरोकार मेरे भीतर बचे हुए हैं वो शायद उसी बचपन के कारण हैं। तब हमारे घर में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी नाम के संगठन से जुड़े दिग्गज लोग आया करते थे, जिनमें मुझे याद आ रहे हैं डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, पीसी तिवारी, डॉक्टर शेखर पाठक, उमा भट्ट, कमला पंत और बहुत सारे नाम। उस दौरान ही मेरा परिचय हुआ था, मैं मिला था जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा से। गिरदा का एक गीत है, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए, खासकर कल उत्तरकाशी में आई एक और आपदा के बाद। गिरदा बहुत जोश में गाया करते थे और ये बात आज से 40 बरस पुरानी है। वो कहते थे, आज हिमाल तुमन के धत्यूं छ, जागो जागो हो मेरे लाल, नी करण दियो हमरी नीलामी, नी करण दियो हमरो हलाल। आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें, जागो जागो मेरे लाल, मत करने दो नीलाम मुझे, मत होने दे मेरा हलाल। गिरदा कहते थे, पत्थर बेचे मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, लीसा गड़ाव के घाव से दी गई खाल मेरी उतार। संगीत गीत सब बेच दिए मेरे इन सुमधुर कंठों का सुर बेच दिया, सब बेच दिया, ठंडा पानी ठंडी बयार। वो आगे के गीत गाते थे, चलन आज का नहीं पुराना है उनका, छानेंगे इतिहास तो आपको यही मिलेगा, जिसको भी कांधे में बैठाया हमने वही काल बन गया, हमारे यही इतिहास कहेगा। गिरदा की आवाज़ में इस गीत को आप सुनिए। आज ही वाले तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, और नीकरण दियो हमारी लीलामी, नीकरण दियो हमारो हलाल। आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल, कि मत करने दो अब नीलाम मुझे, मत होने दो मेरा हलाल। यह गिरदा की वह पुकार है जो केवल कविता नहीं, गीत नहीं, चेतना है। आज जब उत्तराखंड राज्य बने 25 बरस हो गए हैं, गिरदा जब यह गीत गाया करते थे तब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। आज हमारे अपने लोगों का राज है, लेकिन स्थितियां क्या हैं? गिरदा जो कहते थे वो हिमालय की आत्मा से निकली वह आवाज़ है जो अपने नष्ट होते हुए अस्तित्व को देखकर अपने ही बच्चों से कह रही थी, अब तो जाग जाओ। दुर्भाग्य देखिए, 75 साल 70 साल हो गए, हम जागे नहीं। उत्तरकाशी के धराली गांव में कल 5 अगस्त 2025 की दोपहर जो विनाश हुआ वह गिरदा के इसी गीत का उत्तर है। दोपहर लगभग 1:45 में खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटा और देखते ही देखते पूरा धराली गांव मलबे और पानी की तेज धाराओं में समा गया। दर्जनों मकान, होटल, दुकान, रास्ते, सब कुछ बह गया है। अरे बह गया, ए मेरी माँ छोड़ दो बाबू। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। अभी तो कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 60 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जैसा मेरे को सूचना मिली है,
कई इलाकों तक अभी तक भी सेना का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, आईटीबीपी की टीमों का पहुंचना संभव नहीं हो पाया है। और सच तो यह है कि ये मामला भी कुछ दिनों बाद हमारी स्मृति से विलोप हो जाएगा, लेकिन जो गया वो लौटने वाला नहीं है। यह कोई पहला हादसा नहीं है। उत्तराखंड की त्रासदियों की सूची लंबी है, लेकिन हमारी स्मृति बहुत छोटी। याद दिला दूं आपको, 2010 में जब राज्य बने 10 बरस हुए थे, बागेश्वर जिले के सुमगढ़ गांव में एक सरकारी स्कूल की इमारत पर पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिसमें 18 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। हम भूल गए लेकिन उसे। 2012 में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बादल फटे। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में हजारों लोग, लगभग 6000 लोग मारे गए। मंदाकिनी नदी ने पूरे रुद्रप्रयाग क्षेत्र को लील लिया। उसके बाद 2021 में चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय आया और तपोवन परियोजना में कार्यरत मजदूर बह गए। कितने बहे, क्या बहे, कोई आंकड़ा नहीं। 2023 में सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहे। हर हादसे के बाद मीडिया कुछ दिन शोर मचाता है। आज भी शोर मच रहा है। कल पूरा दिन शोर मचा जो कुछ भी रुद्रप्रयाग में हुआ। सरकार जांच का आदेश देती है। तमाम प्रकार की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बड़े बड़े नाम हैं, ये सब वहाँ आपदा के बाद राहत कार्यों में जुट जाते हैं और उसके बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। स्मरण रहे, सिलक्यारा हादसे के बाद विशेषज्ञों ने कहा था कि सुरंग निर्माण के लिए जिस क्षेत्र का चयन किया गया है वह भूगर्भीय रूप से अत्यंत अस्थिर है। भारी मशीनों और विस्फोटों से पहाड़ की आंतरिक संरचना टूट रही थी, लेकिन उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार बहुत दावा करती है ऑल वेदर रिपोर्ट का। ऐसी रिपोर्ट जो हर मौसम में शानदार रहे। नेशनल हाईवे की तर्ज में हमारे पहाड़ों का सीना चीर कर ऐसी सड़कें बना दी गई हैं। और ऑल वेदर तो छोड़िए, हर वेदर में अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए ये रोड ठप हो जाती हैं, क्योंकि पहाड़ से मलबा गिर जाता है। ऐसा विकास किस काम का है और कौन है जो ऐसे विकास की सोच रखते हैं? कौन है ये नीति नियंता जो पहाड़ की संरचना को नहीं समझ पा रहे हैं? अंग्रेज़ों के बनाई रोड आज भी ठीक ठाक है। जो भी पहाड़ में ट्रैवल करता है, पहाड़ में जाता है या पहाड़ का है, वो इस बात की पुष्टि करेगा। लेकिन जो नई रोड बन रही हैं, हर दिन हम देख रहे हैं कि नई रोड के टेंडर्स होते हैं, वो रोड पहाड़ में विनाश ला रही हैं। ठीक यही बात बागेश्वर जिले के कांडा ब्लॉक में हुए खड़िया खनन की परियोजनाओं पर भी लागू होती है। अनाप शनाप खनन के पट्टे बांटे गए। खनन को वैज्ञानिक बनाकर चलाया जा रहा था, लेकिन सिम्मी, मटकोट, नौकुचिया जैसे गांवों में सैकड़ों घरों में दरारें आ गई। पानी के स्रोत सूख गए हैं, खेत बंजर हो गए और लोग पलायन को मजबूर हो गए। भला हो उच्च न्यायालय का, नैनीताल हाई कोर्ट का, कि उनके चलते कम से कम पिछले 1 साल से तो यह अवैज्ञानिक खनन रुका हुआ है। यह कैसा विज्ञान है जो ज़मीन को लील रहा है? स्थानीय लोगों की शिकायतें प्रशासन के पास हैं, लेकिन खनन कंपनियों की या खनन माफियाओं की या खनन का काम करने वालों की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको याद दिला दूं, जब ये हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर इस मामले की जांच शुरू हुई पिछले वर्ष, और कोर्ट ने 2 कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त किए और अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी इस मामले में नियुक्त किया, यानी न्याय मित्र। और जब ये लोग जांच करने गए बागेश्वर की माइंस की, तो इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी है वो चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में सबसे पहले यह लिखा गया है कि इस कमेटी को, इन कोर्ट कमिश्नर्स को पैसा देकर खरीदने का प्रयास किया गया। सोचिए कौन है ये पैसा देने वाले? हम हमेशा बात करते हैं कि पहाड़ में जो विनाश हो रहा है वो बाहर के लोगों द्वारा कराया जा रहा है या किया जा रहा है। सच ये है, अनियोजित विकास में सब शामिल हैं, चाहे सरकारें हों, राजनेता हों, किसी भी दल की सरकार हो या स्थानीय लोग हों। मलिन बस्तियां देहरादून के आसपास बसी हुई हैं, नालों के किनारे, कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के पास ज़मीनें हैं 5 स्टार होटल्स को देने के लिए। पहाड़ के कोने कोने में, मसूरी में, अन्य स्थानों में, नैनीताल में, तमाम जगह बड़े 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं,
लेकिन इन मलिन बस्तियों को आप पुनर्वासित नहीं करेंगे जो कि बिल्कुल बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही हैं। आप देहरादून से मसूरी की ओर जाएं, जहाँ पर हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, नाले हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पर बार बन गए हैं, वहाँ पर रिजॉर्ट्स बन गए हैं। कौन बना रहा है? सारे स्थानीय लोग हैं। निश्चित तौर पर बाहर की बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को जोशीमठ भू धसाव मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब तक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट न दे दे तब तक सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएं। अदालत ने तब कहा था कि संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का निर्माण, सड़क या सुरंग का निर्माण तभी किया जाए जब उसका भूगर्भीय परीक्षण और सामाजिक प्रभाव का आकलन ठीक से हो चुका हो। यह निर्देश ऐतिहासिक थे, लेकिन सरकारें इनका पालन कहाँ कर रही हैं? गिरदा जैसे जन कवियों ने दशकों पहले चेताया था कि यह हिमालय केवल पत्थरों की दीवार नहीं है, यह जीवंत संवेदनशील इकाई है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी कहा था कि हिमालय को छेड़ना आत्मघात है, लेकिन विकास की राजनीति, कथित विकास की राजनीति और चुनावी घोषणाओं ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया है। अब हर साल हम लाशें गिनते हैं, मलबा हटाते हैं और फिर अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं। समस्या की जड़ उस विकास मॉडल में है जो हिमालय की विशेषता को नज़रअंदाज करता है। पहाड़ों में मैदानों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। सड़कें, टनल, रोपवे, हाइड्रो प्रोडक्ट, सब कुछ एक आपदा की नींव पर बन रहा है। कैसे नीति नियंता हैं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे राजनेताओं को ये सुझाव देते हैं कि यहाँ पर आप रोपवे बनाएं, यहाँ पर आप हाईवे बनाएं, टनल बनाएं, इनका पहाड़ी सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। हों चाहे ये कहीं के भी, पहाड़ी मूल के हों या बाहर से आए हों, उद्देश्य केवल एक है, ये कथित विकास के नाम पर अपनी जेबें भरना। स्थानीय लोगों की राय को दरकिनार किया जाता है, विशेषज्ञों की राय को दरकिनार किया जाता है। पर्यावरणीय मूल्यांकन यानी इन्वायरमेंटल असेसमेंट सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हमारे राज्य में बन चुका है। परियोजनाएं पहले शुरू हो जाती हैं, अनुमतियां बाद में ली जाती हैं। ऐसा हमने बागेश्वर खड़िया खनन मामले में अभी हाल ही में देखा भी है। यदि अब भी हम नहीं चेते तो अगली बार हिमालय कोई चेतावनी नहीं देगा, वह न्याय करेगा। हम केदारनाथ आपदा के समय इस न्याय को देख चुके हैं, और प्रकृति का न्याय जब होता है तो वह सिर्फ जल प्रलय नहीं लाता, वह सभ्यताओं को मिटा देता है। हमें अब उस विकास मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा जो केवल मुनाफा देखता है, जीवन नहीं। परियोजनाएं तभी मंजूर हो जब उनका वैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव गंभीरता से जांचा गया हो। स्थानीय समुदायों को सिर्फ मुआवजा नहीं, निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। पुनर्वास नीतियां महज पैसे की घोषणा नहीं, स्थानीय समाधान दें। और सबसे जरूरी, मीडिया को भी अपनी भूमिका बदलनी होगी। वह सिर्फ त्रासदी की तस्वीरें ना दिखाए, उसके पीछे की नीतियों और जिम्मेदार अफसरों और राजनेताओं से भी जवाब मांगे, उनकी जवाबदेही भी तय करे। धराली की यह घटना हिमालय की वह कर रहा है जो अब चीख में बदल रही है। आज हिमाल तुमन के धत्यूं छौ, यह सिर्फ एक कविता नहीं, एक पुकार है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो अंतिम बार यह पुकार नहीं, माफ़ कीजिएगा, अगली बार यह पुकार नहीं, अंतिम विदाई भी हो सकती है। धन्यवाद।